नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन खान एंड वेलकम टू डी प्लस एक्सक्लूसिव न्यूज चैनल ऑन हेल्थ बाय एवी वेंचर्स। आज कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर कोरोना की सेकेंड वेव के बारे में खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं पटना बिहार के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल डी प्लस में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज हम कोरोना के बारे में बात करने को जुड़े हैं। सर, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा कि क्या फिर से कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है? जी, अगर आप आंकड़ों को, डेटा को एनालाइज करें और देखें कि कितनी तेज़ी से अभी हमारे यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़ने जा रही है, बढ़ रही है, ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जाता है यह सेकेंड वेव का अटैक है। और भारतवर्ष के अंदर ये जो अटैक आ रहा है ये और गंभीर चुनौती लेकर के आ रहा है और ये सेकेंड वेव इसे कहा जा सकता है। तो सर, बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी यूज्ड टू हो गए थे इसको लेके, बहुत केयर फ्री हो गए थे, ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करते हैं। तो क्या इस वजह से ये सेकेंड वेव आया है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं या सेकेंड वेव आने का रीज़न यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं पहनना, बहुत ही फ्री हो गए थे, केयर फ्री हो गए थे? हाँ, ये बात सही है कि भारतवर्ष के अंदर हम लोग फर्स्ट टाइम में जितनी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हुई उसके अच्छे परिणाम दिखे और हम लोग के यहाँ संक्रमितों की संख्या घटने लगी। लेकिन अभी ये पूरी तरह से चुनौती उभरी भी नहीं थी कि हम लोग लापरवाह हुए और लापरवाह होने के साथ साथ दो तरफा जो वायरस ने अपनी कलाकृति दिखाई, वायरस का स्ट्रक्चर चेंज किया, म्यूटेट किया और वो ज़्यादा इफिशिएंटली ट्रांसमिट होने के लिए अपने को म्यूटेशंस कर करके परिपक्व किया। और अभी वायरस के गंभीर जो इजीली ट्रांसमिसिबल जो वायरस के रूप हैं, जो आसानी से एक से दूसरे में जा सकते हैं अपेक्षाकृत पहले जो वायरस आए थे उससे, और उसके साथ साथ हमारी लापरवाही, दोनों मिला करके इस तरह के भयंकर संक्रमितों की संख्या में इजाफा का परिणाम बने हैं। और ये दोनों कारण मुख्य हैं जिसके कारण से यहाँ पर बहुत तेज़ी से संक्रमितों की संख्या, वायरस के चपेट में आने वाले की संख्या बढ़ी है। सर, सेकेंड वेव के साथ साथ क्या हम ये भी कह सकते हैं कि फिर से सेकेंड लॉकडाउन भी लग सकता है? मतलब पूरी तरह से पूरी दुनिया, पूरा बिहार, पूरी भारत फिर से बंद हो सकती है? ये कहना तो अभी मुश्किल होगा, लेकिन सर मेडिकल टर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या मतलब ऐसा संभव है कि फिर से सब कुछ बंद हो सकता है? जो पहला लॉकडाउन था, सबसे पहला, जिसमें सब बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें हुई थी इस कोरोना के चलते, तो क्या ऐसी सिचुएशन फिर से आ सकती है? देखिए, यदि हम आप लापरवाह रहेंगे और संक्रमितों की संख्या इसी तरह बेतहाशा बढ़ती जाएगी तब निश्चित तौर पे बहुत गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे। जो कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं सरकार को, क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और यदि लापरवाही होती रहेगी तो ये संक्रमितों की संख्या बढ़ती जाएगी एक से दूसरे में। और हम लोग ये भी देखे हैं कि ये वायरस गंभीर रोग करता है। जब फेफड़ों का संक्रमण करता है, लंग्स का इन्फेक्शन करता है तो आईसीयू में जाने तक की नौबत आती है, डेथ भी होती है। करीब करीब 4-5% गंभीर रोग हो जाते हैं। 100 में 10 को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, 5 को गंभीर गहन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है और डेथ भी होती है। हमारी जनसंख्या बेस इतनी बड़ी है, अगर इसमें संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ेगी तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सर, 24 घंटे में 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस आना यही दिखा रहा है। जी, निश्चित तौर पे 1,15,000 आज केस आए हैं जी। और ये यही दर्शाता है कि यदि हम लोग सचेत नहीं हुए, ट्रांसमिशन की गति यही रही, लोगों के संक्रमित होने की गति यही रही, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट यही रहा, तो निश्चित तौर पे सरकार को और कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। लॉकडाउन जैसे कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। सर, बट लोग काफ़ी यूज्ड टू हो गए थे, अब फिर से बीमारियां बढ़ रही हैं, सर्दी खांसी नॉर्मल है, तो लोग बहुत केयरफ्री हो गए हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही होगा, हम घर का उपचार करके, गर्म पानी पी के भी इससे ठीक हो सकते हैं। तो लोग जो, अगर हम मेडिकल टर्म्स के हिसाब से बात करें, वैक्सीनेशन लेने से भी काफ़ी परहेज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि नहीं, हमें तो कोरोना नहीं होगा, हम घर के उपाय से ही ठीक हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या, उन्हें कैसे हम, उनकी मानसिकता कैसे चेंज करें हम? देखिए, पेशे से चिकित्सक होने के कारण मैं ये बता सकता हूँ कि कोई एज बार नहीं रह गया है और इस बार के जो वायरस के स्ट्रेन आए हैं बहुत इजीली ट्रांसमिसिबल हुए हैं और यंग एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं।
ये भी एक कारण है यंग एडल्ट्स में ज़्यादा होने की संभावना इसलिए भी हुई है कि वो लोग ज़्यादा केयरफ्री होकर के बाहर निकले उस उम्र के लोग। लेकिन आज आप देखेंगे कहीं भी विदेशों के भी आंकड़े और हमारे यहाँ के भी आंकड़े, तो कोई व्यक्ति ये समझता है कि हम तो यंग हैं, हमें तो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा, ये सोचना गलत है। सीवियर इन्फेक्शन यंग में भी देखे गए हैं। मैराथन धावक जो एक बार में लंबे दौड़ते हैं वो भी इस बीमारी की चपेट में आकर अपने प्राण हो चुके हैं और समय उनकी भी मृत्यु हुई है। बहुत ऐसे फिजिकली एक्टिव लोगों की जो हमेशा से अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे हैं, उनको भी ये संक्रमित किया है, तो उनमें भी गंभीर परिणाम देखने को मिले हैं। ऐसे में ये सोचना कि मुझे तो नहीं होगा, ये गलत फहमी है। और ये किसी को भी जो भी लापरवाह रहे, जो भी इसके लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मानक स्थापित किए गए हैं वो नहीं माने, उनको होने की संभावनाएं रहती हैं। और जहां तक ये बात भी सही है कि कुछ लोगों में मैक्सिमम लोगों में 30-40% तक में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या माइल्ड सिम्टम्स के बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन चुनौती यहाँ पर ये होती है कि यंग एडल्ट्स जो बाहर गए और वो वायरस लेकर के घर के अंदर आए, उन्हें संभवतः हो सकता है कि माइल्ड इन्फेक्शन ही रहे, लेकिन उनके घर में उनके पिताजी हैं, माँ हैं, भाई हैं, दादा हैं, दादी हैं, ओल्ड एज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं कभी डायबिटीज से संक्रमित हैं, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर के रोगी हैं। हर एक घर में कोई ना कोई रोगी रहते हैं, तो उनको ये संक्रमण जब होगा तो वो गंभीर उनके लिए परिणाम उत्पन्न करता है। और पूरा का पूरा घर, एक दो व्यक्ति भी घर के अंदर में संक्रमित हो जाते हैं तो पूरा घर की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, फिजिकल परेशानी, सब चीजों को झेलना पड़ता है। सर, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? जैसे कि सर्दी खांसी है नॉर्मली, तो लोग देखिए सामान्य यदि सर्दी खांसी में और इसमें थोड़ी सी अंतर होती है जी। यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार आज के सीजन में है तो ये मान के चलना है कि हमें हो सकता है कि कोरोना हो, हमें जब तक एक्सक्लूड न कर लें, क्योंकि आप उससे अपने को भी बचा सकते हैं, दूसरे को बचा सकते हैं, तो टेस्ट कराने में कोताही न बरतें। दूसरी चीज है, इसकी जो बुखार आती है तो हाई फीवर आता है, शरीर को इतनी कमजोर कर देता है, साथ ही साथ खांसी होती है, नाक में स्मेल, मुंह में टेस्ट कम हो जाता है। जो खांसी होती है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी आने लगता है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा एक्सर्ट करना पड़ जाता है। ऐसी चीजें हो रही हैं। और साथ ही साथ अभी जो नए स्ट्रेन है उसमें डायरिया, डिसेंट्री भी देखी जा रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है और वीकनेस हो रही है, बोन्स में, हड्डियों में दर्द हो रही है और हाई फीवर हो रहा है और खांसी, जैसा मैं बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। सर, नए स्ट्रेन्स के बारे में हमें बताइए, इसको डिटेल में बताइए कि क्या क्या है नए स्ट्रेन जो अभी आए हैं नए वेव में। देखिए अभी जो नए स्ट्रेन आए, कोई भी जीव जंतु होते हैं अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए जो चेष्टा करनी होती करते हैं। जैसे हम लोग हैं, गर्मी के दिनों में एसी लगाने लगते हैं, कपड़े वैसे पहनते हैं जिससे कि गर्मी न लगे हमें, या जाड़े के दिनों में ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे कि ठंड न लगे हमें। तो हम अनुकूल अपने को ढालने की कोशिश करते हैं वातावरण के हिसाब से। उसी तरह वायरस भी है, वो भी अपने को जीवित रखने के लिए अपने म्यूटेट करता है, अपने स्ट्रक्चर को परिवर्तन करने की कोशिश करता है। अभी जो स्ट्रेन आए हैं वो इसी का परिणाम है। नेचुरल प्रोसेस में वायरस का नए नए मल्टीप्लिकेशन जब होते हैं तो वायरस स्ट्रक्चर चेंज करके अपने को अनुकूल बनाने की कोशिश करता रहता है, जिससे जो 3 मेन स्ट्रेन थे, यूके स्ट्रेन है, जो एक ब्राजील स्ट्रेन है और एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ये तीनों मेन स्ट्रेन म्यूटेशंस के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में आए और इंडिया के अंदर भी डबल म्यूटेंट वायरस आए। ये सब म्यूटेशंस का एक नट शेल में या आसान लैंग्वेज में ये बात होती है कि वो वायरस अभी जैसे हम लोग हमारे यहाँ जब प्रवेश करते हैं नाक से, मुंह से, सांस के द्वारा, तो नाक के म्यूकोजा में और मुंह में जहाँ भी वो फेफड़ों के अंदर जाने के लिए तैयारी होते हैं तो ACE2 रिसेप्टर होता है, उसको बाइंड करते हैं। उसके बाद फिर वो नेजल म्यूकोसा में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अभी का जो वायरस का स्ट्रेन आया वो अपने को बाइंडिंग कैपेसिटी आसान कर लिया और पहले जितनी बाइंडिंग कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा इजीली बाइंड कर रहे हैं और इजीली ट्रांसमिसिबल हो रहे हैं एक से दूसरे में। ऐसी स्थिति में बच्चों में भी पहले देखा जाता कि नेचुरल रेजिस्टेंस थोड़ा सा होता बाइंडिंग कैपेसिटी में, लेकिन अभी उसको भी ओवरकम करके बच्चों में भी बहुत तेजी से फैलने की संभावनाओं को उन्होंने तराश लिया है। सर, महाराष्ट्र के एक हॉस्पिटल का सर्वे था कि उनके आईसीयू में 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र के लोग ज़्यादा पाए गए हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि नौजवानों में इसका ज़्यादा फिर से प्रकोप हो रहा है, मतलब लोग बाहर जाते हैं, वो बाहर से लाते हैं, नौजवान काफ़ी घूमते हैं। तो क्या ये इस वजह से है या कोई नई स्ट्रेन आ गई है उस वजह से जवान
लोगों में दोनों ज़्यादा ये चीज हो रही है? इसमें हुई है। पहला ये है कि नौजवान में ज़्यादा बाहर जाने की टेंडेंसी है, ज़्यादा गैदरिंग करने की टेंडेंसी है। ओल्ड एज के लोग हैं वो इतना अभी भी सतर्क रह रहे हैं रिलेटिवली, लेकिन नौजवान लोग बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुआ, इस बीच में लापरवाही दिखाई गई और इस कारण से उनमें प्रतिशतता जो है इन्फेक्शन की बढ़ी है। और ये भी दूसरा कारण है, जितना एक्सपोजर उनको हुआ उतना एक्सपोजर और एज को नहीं हुआ था। और दूसरी ये भी कारण है, जो स्ट्रेन है वो नई स्ट्रेन जो है, नए वेरिएंट जो वायरस के आए हैं वो इजीली ट्रांसमिसिबल हो रहे हैं नौजवानों में भी। तो ये दोनों कारण मिला करके यंग एडल्ट्स को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और जब यंग एडल्ट्स ज़्यादा प्रभावित होंगे तो निश्चित तौर पर उनमें से 5 से 10% भी गंभीर रोग के शिकार में आएंगे और उनको भी हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ेगी। 100 नौजवान अगर हैं तो उसमें 4, 5, 10 हॉस्पिटलाइज होंगे और उनमें कुछ न कुछ बहुत गंभीर हो जाते हैं। और एक बात मैं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज है, ठीक भी हो जाने के बाद बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्वेली कहते हैं कोविड का जी, वो हाफते रहते हैं बहुत दिनों के बाद तक। उनके लंग्स की कैपेसिटी फाइब्रोसिस हो जाती है, क्योर होने के बाद भी लंग्स की कैपेसिटी में कमी आ सकती है। ब्रेन में अगर कोगुलेशन होते हैं तो ब्रेन की कैपेसिटी में कमी आती है। कभी कभी कार्डियक इश्यूज होने लगते हैं, लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट होते हैं। कार्डियक अरेस्ट देखने को मिला, हार्ट अटैक देखने को मिला जो क्योर हो चुके हैं उनको। तो इस तरह से ये भी मानना गलत है कि हम तो अरे हमें तो कुछ नहीं होगा, हल्का होगा और फिर हम ठीक हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं वो कोई परमानेंट या लॉन्ग टर्म का सिक्वेली या उसकी इफेक्ट को छोड़ सकता है ये वायरस। इसलिए सबसे बढ़िया है इससे बच करके रहा जाए। और इससे बचने के बस 2 मूल मंत्र हैं। पहला है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में 3 बातों पर ध्यान रखना आपको अति आवश्यक है। सबसे पहला है मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। जब तक हम लोग इस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं इस बीमारी पर, मास्क का प्रयोग करें। मास्क एक आसान, सस्ता और सबसे अच्छा इंटरवेंशन है जिससे कि आप अपने को भी बचा सकते हैं, अपने परिवारजनों को बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट से ज्यादा की दूरी मेंटेन रखें। और तीसरा है हैंड हाइजीन, प्रॉपर हैंड हाइजीन, हाथ को साफ करते रहें। ये 3 कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पहला नंबर होता है। और दूसरा है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए जो लोग भी एलिजिबल हैं वो लोग वैक्सीनेशन कराएं। मार्च में इसके प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और कहा जा रहा था कि ठंड में इसके प्रकोप और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले वेव की तरह हमें इस बार भी मार्च में इसका प्रकोप फिर से ज़्यादा देखने को मिला। तो सर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मौसम के वजह से भी ये प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, पहले ऐसे कंजेक्चर लगाए जा रहे थे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि ह्यूमिडिटी में थोड़ा कम होता है, जाड़े के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड वाइड इसके जो टेंडेंसी और ट्रेंड्स देखने को मिले हैं उसमें ऐसा महसूस किया गया कि ये वायरस इन्वायरमेंट से इफेक्टेड नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा व्यक्ति के बिहेवियर से, क्राउडिंग से, उसमें इसकी संक्रमण की संख्या या संक्रमितों की संख्या बढ़ने घटने की बातें हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का या वेदर का इफेक्ट नहीं इस पर आ रहा है। ये पूरे विश्व में हर जगह ठंड में भी और गर्मी में भी फैल रहा है। तो अभी जो आया मार्च में, जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ मार्च से शुरू हुई और देखने को मिला कि जो साइकिल चली उस बीच में लॉकडाउन हुए, फिर कंट्रोल्ड हुआ और इस तरह से होते होते नवंबर दिसंबर होते होते घटने की टेंडेंसी आ गई और जनवरी लास्ट वीक, फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग आशान्वित थे। घटने का रीजन लॉकडाउन ही है सिर्फ या नहीं? उसके साथ साथ लॉकडाउन तो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि मैक्सिमम इफेक्ट जिस समय आने वाली थी उस समय प्रॉपरली लॉकडाउन हुआ। लोग लापरवाही नहीं दिखाए और बहुत सतर्कता से घरों के अंदर थे। चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटने की बातें आई। उसके साथ साथ ये भी था कि जो हमारे पॉपुलेशन की जो इम्यूनिटी थी, इम्यून सिस्टम था, उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पा रहा था, ये बात तय थी। जिस कारण से भारतवर्ष के अंदर में अन्य देशों में तेजी से बढ़ भी रहे थे तो भारतवर्ष के अंदर ये घटना शुरू हो गया था। लेकिन ये वायरस 2 कारणों से फिर से बढ़ा। एक, हमारी जब ये घटना शुरू हुआ, जो ओरिजिनल वुहान वायरस था उसके हमारे सिस्टम से, हमारे सतर्कता से और उसके अपने कमजोर होने से एक से दूसरे में वायरस के स्ट्रेन के ये घटना शुरू हो गया था। लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग इतने आशान्वित हो गए थे कि अब तो हम लोग बच गए और संभवतः उस समय तक ये पढ़नी भी शुरू हो गई थी वैक्सीनेशन। लेकिन फरवरी के पहले से जो स्ट्रेन म्यूटेट करके आना शुरू किया वो इस
वायरस में एक नई, उसके लिए एक नई शक्ति दी, और उसके लिए हम लोग फिर से पुनः एक नए होस्ट के रूप में उसके सामने आए, जिसमें कि वो आसानी से प्रवेश करने को अपने उपयुक्त बनाया। म्यूटेट करने के बाद उसके जो स्पाइक्स प्रोटीन हुए और जो एंट्री पॉइंट हुई जो हमारे शरीर के अंदर जिससे एंट्री करते हैं, उसको वो आसान बनाया, और साथ साथ उसको आसान बनाने के साथ साथ हमारी भीड़ भी उसे मिली, जिससे कि आसानी से हमें वो जकड़ पाए, पकड़ पाए। तो दोनों चीज एक साथ हुई। एक घटने की टेंडेंसी के बाद हमारी लापरवाही हुई, हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने लगे, पार्टियां करने लगे, और सारी चीज़ों को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग भूल गए एक तरह से। और उसी समय वायरस के सेकंड जो म्यूटेंट का, जो स्ट्रेन का प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ, और वो वायरस का नया स्ट्रेन अपने को इफिशिएंटली ट्रांसमिसिबल बनाते हुए हमें फिर संक्रमित करना शुरू किया, और तेजी से नंबर बढ़ी। लेकिन इस बार जो संक्रमित कर करके जो अपने को इतना अप्रोप्रिएट लिया, हमारे शरीर के लिए ढाल लिया है, तो अब बहुत तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी, बेतहाशा रूप से हम कह सकते हैं। सर ऐसा कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव से भी ज्यादा प्रभाव करेगा सेकेंड वेव में कोरोना का? जी, जैसा फर्स्ट वेव में जितने दिनों में डबलिंग हो रही थी, जो लगे थे 6 हफ्ते 8 हफ्ते, वो इस बार 3 ही हफ्ते में उतना स्पाइक दिखने को मिल रहा है जी। तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत तेज है। और साथ ही साथ अब आपके आंकड़े जो डेथ वाले आने शुरू होते हैं, वो आज जब संक्रमण होता है तो आज से 3 हफ्ता से 4 हफ्ता के बाद उसके हॉस्पिटलाइजेशन या सीरियस होने की संभावनाएं या डेथ की संभावनाएं आज संक्रमित होने के 3 से 4 हफ्ते के बाद दिखती है जी। तो जब हमारे आज से 3 हफ्ता 4 हफ्ता पहले जब हमारे यहाँ पर डे जो संक्रमितों की संख्या 20,000 22,000 थी, 25,000 थी, उसमें डेथ अभी आपके 600-700 दिखने को मिल रहे हैं। आज जो 1 लाख से ऊपर है, आज से 4 हफ्ते बाद ऐसी भयावह स्थिति होने की संभावनाएं हैं जिसमें कि हॉस्पिटल बेड्स ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, और अभी से अगर हम इसे वार फुटिंग पे इसके ट्रांसमिशन के चेन को नहीं रोकने में सक्षम हुए तो बहुत मुश्किल स्थिति में भारतवर्ष और हमारा बिहार पड़ सकता है। ऐसे में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का अनिवार्य प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन मेंटेनेंस, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन, यही कदम है जिससे तो सर वैक्सीनेशन के अलावा हमें मास्क पहननी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, और क्या क्या है वैक्सीनेशन के अलावा? वैक्सीनेशन के अलावा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है। जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें भी मास्क को प्रयोग करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, हो सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आपको सीरियस इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है, डेथ की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिकली आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और सबसे गंभीर चुनौती हमारे यहाँ एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन की है। हमें कोई लक्षण नहीं है, कुछ 1% भी लक्षण नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वायरस है, ऐसा हो सकता है, और हमें कुछ नहीं हुआ लेकिन हम दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और दूसरे जो है वो ज्यादा गंभीर हो सकते हैं हमारे इस रोग के कारण से, क्योंकि उन्हें डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है किसी कारण से, इसलिए उनमें यह बीमारी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। मैं एक एग्जाम्पल से आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ जिससे आप इसकी गंभीरता को अच्छे से समझ पाएंगे। एक पेशेंट मेरे पास आई, एक लड़का आया, पेशेंट भी नहीं था वो, उस समय फर्स्ट वेव के समय वो केवल आया सर्टिफिकेट लेने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 26-27 साल के, कि हमें लिख दीजिए टेस्ट, तो टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर के हमें चेन्नई ज्वाइन करना है। उस समय फ्लाइट खुल चुकी थी लॉकडाउन के बाद जी। वो केवल इसलिए आए थे कि उन्हें एक सर्टिफिकेट हो जाए टेस्ट के बाद कि वो अपना जॉब ज्वाइन कर सके। उन्हें कोई लक्षण नहीं था, केवल जाने के लिए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हुआ लिख करके दिया गया। वो जांच करा के आते हैं, उन्हें पॉजिटिव था, उन्हें कोई लक्षण नहीं था। उनके घर में उनके पिताजी थे, माँ थे, दादा थी, दादी थी, भाई बहन थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लड़के को कुछ नहीं हुआ, वो पॉजिटिव रहा, लेकिन उसके घर के 3 व्यक्ति सीरियस स्थिति में एडमिट हुए और उनमें एक की मृत्यु हुई। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, हम लोग न रहे, उसे कुछ नहीं है, हम क्यों बचाव रखना है, क्या करना है घर के अंदर, उसको तो कुछ न खांस रहा है न कुछ है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, और इसलिए मास्क का प्रयोग बहुत आवश्यक है।
अगर वो लड़का मास्क का प्रयोग करते रहते, घर के अंदर भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होता, तो वहाँ शायद ये मृत्यु असमय मृत्यु नहीं होती उनके परिवार के लोगों की। तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो टीका ले चुके हैं उन्हें भी मास्क लगाना चाहिए, जिससे कि अगर एसिम्प्टोमेटिकली वो इन्फेक्टेड हैं तो दूसरे को ट्रांसमिट ना कर पाए। और मास्क एक टीकाकरण के अलावे मास्क का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है, और अपने इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको अच्छे न्यूट्रिटिव ताकत वाले चीज़ों का सेवन करना है, जिसमें जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी, इनकी भूमिका अच्छी रहती है। और साथ ही साथ एक्सरसाइज, लंग्स का, फेफड़ों का एक्सरसाइज, दौड़ करके अपना जो योगा, ये सब करते रहें, जिससे इम्यून सिस्टम आपका ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और 7 आवर्स 7 घंटे का साउंड स्लीप अगर आपको होता है, उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है। तो प्रॉपर 7 घंटे का साउंड स्लीप, आपको खान पान में न्यूट्रिटिव खाना जिसमें विटामिन डी, सी और जिंक, ये सब की मात्रा पूरी तरह से हो। आप एक्सरसाइज करें, रोज योगा करें, और उसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लें। और जितने लोग एलिजिबल हैं सारे लोग वैक्सीनेशन लें। हम लोग इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है बीमारी, उसको तोड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो बिल्कुल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आपने वैक्सीन लिया हो या ना लिया हो, मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जाते जाते मैं आपसे D+ के दर्शकों के लिए कुछ और टिप्स जानना चाहूँगी, जो हमारे D+ के दर्शकों के लिए खास होगा। जी देखिए, अभी हमारे आपकी सबों की चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने को कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद वैक्सीन ले चुका हूँ, मैं दोनों डोज लिया है, मेरा एंटीबॉडी भी हाई है, लेकिन फिर भी मैं मास्क लगाता हूँ, क्योंकि मैं पेशेंट देखता हूँ, हो सकता है सिम्टोमेटिकली मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मेरे कारण से दूसरे को इन्फेक्टेड हो जाए। इसी तरह से आप भी अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। अभी जब तक ये परेशानी हम लोग के सामने आ रही है, तब तक करना आवश्यक है। उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अभी कुछ दिनों 1.5 से 2 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अनायास बाहर न निकलें, अनायास बाहर घूमें ना, जब आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, और मास्क का प्रयोग करते रहें, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करते रहें। दूसरे जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी प्रेरित करें कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, और जितने लोग एलिजिबल हैं सभी लोग वैक्सीन लें। हम आप मिल करके इस चुनौती को जरूर हराएंगे, इस वायरस से जरूर विजय पाएंगे। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखा आपने, सर ने भी पूरे इंटरव्यू में मास्क पहन रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल में। तो ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। तो जुड़े रहे हमारे साथ D+ में। आपको रखे स्वस्थ।